नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित सभी प्रमुख किताबों के बारे में और उनसे संबंधित लेखकों के बारे में। एग्जाम्स में इस टॉपिक पर काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के प्रमुख लेखक और किताबों को डिस्कस कर लिया था। आज फ्रेंड्स हम मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। यहाँ पर हम जब भी किसी किताब या लेखक की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स उनसे संबंधित हमको पता होना चाहिए। जैसे कि किस भाषा में वो किताब लिखी गई, किसने वो किताब लिखी, किस काल में वो किताब लिखी गई, किस बारे में वो किताब लिखी गई है। अगर उस किताब की कुछ विशेषता है, कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, तो वो भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड हम देखते हैं कि एग्जामिनर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाता है। तो अगर हमको ये सब पॉइंट्स पता होंगे तो एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो सेशन को प्लान किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन और देखते हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रमुख किताबें और लेखकों को। सबसे पहली बुक हम देख रहे हैं फिरदौसी की शाहनामा। फिरदौसी एक पर्शियन राइटर थे, यानी कि यह फारसी में लिखते थे। फिरदौसी महमूद ऑफ गजनी के समय उनके राज दरबार में थे। महमूद ऑफ गजनी के कहने पर ही उन्होंने शाहनामा लिखी। शाहनामा को बुक ऑफ किंग्स भी कहा जाता है और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट एपिक पोएम्स में आती है। इस बुक के अंदर ईरान के राजाओं के बारे में हमको पता चलता है और किस तरह से इस्लाम पूरे सेंट्रल एशिया में फैलता है, ये बात इस बुक में बताई गई है। शाहनामा फिरदौसी ने लगभग 1010 AD में लिखी थी और फिरदौसी की इस रचना के लिए फिरदौसी को इमॉर्टल होमर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करी फिरदौसी की शाहनामा, जो लिखी गई थी महमूद ऑफ गजनी के समय 1010 AD में। यहाँ पर फ्रेंड्स इस बात को भी नोट करिएगा कि महमूद ऑफ गजनी वही गजनी है जिसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और भारत के प्रमुख बंदरों को लूटा था। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किताब की, जो है अल-बरूनी की किताब-उल हिंद, जिसको हम तारीख हिंद के नाम से भी जानते हैं। फिरदौसी की तरह अल-बरूनी भी महमूद ऑफ गजनी के राज दरबार में थे और अल-बरूनी ने भारत के इतिहास पर एक प्रमुख किताब लिखी जिसको हम किताब-उल हिंद या फिर तारीख हिंद के नाम से जानते हैं। इस बुक के अंदर 80 चैप्टर्स हैं और इन 80 चैप्टर्स में अल-बरूनी ने धर्म, दर्शन, त्यौहार, ज्योतिष, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन जैसे मुद्दों को छुआ है। तो फ्रेंड्स, भारत के इतिहास पर बहुत ही प्रमुख किताब है ये अल-बरूनी की। उसको याद रखिएगा, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये किताब भी 11वीं शताब्दी में ही लिखी गई है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए अब बात करते हैं मिनाज-ए-सिराज की, जिन्होंने तबाक़त-ए-नसीरी लिखी है। तबाक़त-ए-नसीरी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ये फारसी भाषा में लिखी गई है और ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय पर लिखी गई है। इस किताब के अंदर हमको इस्लामिक दुनिया का इतिहास मिलता है। इस किताब के अंदर हमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं, जैसे कि मिनाज-ए-सिराज ने पहली बार यहाँ पर हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया और हिंदुस्तान यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के साथ साथ जो गंगा और यमुना के बीच में लैंड है उसको कहा जाता था। इसी किताब से हमको पता चलता है कि रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश के बाकी बेटों से ज़्यादा सक्षम शासक थी। यहाँ पर हम जो नसीरुद्दीन महमूद शाह की बात कर रहे हैं, ये इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे थे। इनसे पहले इनकी बहन रज़िया सुल्तान और इनके बड़े भाई सुल्तान बने थे, मगर उस समय जो सत्ता थी वो चालीसा के हाथ में थी और उनको हटा दिया गया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह भी यहाँ पर चालीसा के समर्थन से राज करते हैं, जिसमें से प्रमुख होते हैं बलबन, जो आगे जाकर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी बनते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है तबाक़त-ए-नसीरी, जो लिखी गई है मिनाज-ए-सिराज द्वारा। आइए अब बात करते हैं हसन निजामी की, जिनके द्वारा लिखी गई है ताजुल-मासिर। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के सबसे पहले शासक हैं, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। हसन निजामी ने ताजुल मसीर में दिल्ली सल्तनत के इतिहास को कवर किया है। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इल्तुतमिश को भी कवर किया गया है और ये किताब फारसी भाषा में लिखी गई है। ये किताब बताती है कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ में किस तरह का सामाजिक राजनीतिक जीवन हमको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब ताजुल मसीर जो लिखी गई हसन निजामी द्वारा, इसको भी नोट करिएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्रेजी जीके ट्रिक ने रूट ऐप पर फाउंडेशन कोर्सेज को लॉन्च किया है। यहाँ पर सभी जीएस सब्जेक्ट का फाउंडेशन कोर्स आपको मिलता है, जिसका नाम है आरंभ बैच। इसके अलावा आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी फाउंडेशन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन फाउंडेशन कोर्सेज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग हो और आप सेल्फ लर्निंग वाली स्टेज पर पहुँचें। सेल्फ लर्निंग एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हम हमारी मिस्टेक्स को पकड़ना चालू करते हैं, हम हमारी वीकनेस पर काम करना चालू करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना चालू होता है। तो सेल्फ लर्निंग ही एक तरीका है जो इस बात को इंश्योर करता है कि लगातार हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होता रहे।
यहाँ पर हमको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि हर स्टूडेंट का लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम जब भी पढ़ाई चालू करें तो हमारा फाउंडेशन क्लियर हो, ताकि हम डिफरेंट लेवल की जो स्टडीज़ हैं उनको एक बार में समझ सकें। अगर हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तो आगे जाकर हमको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक नॉलेज है वो क्लियर नहीं होगी, तब तक हमको उस सब्जेक्ट में कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार आप रूट ऐप पर जाके फाउंडेशन कोर्सेज को ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, उनको भी एक बार देखें और देखें किस तरह से इन कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक की। आइए अब बात करते हैं तूतीय हिंद, पैरेट ऑफ इंडिया, आमिर खुसरो की, जो दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व में से एक हैं। आमिर खुसरो 14वीं सेंचुरी के सूफी गायक, संगीतकार, कवि और विद्वान थे। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक छात्र थे। अमीर खुसरो 60 साल तक दिल्ली में रहते हैं और इस अंतराल में वो 7 सुल्तानों का शासन देखते हैं। आमिर खुसरो लिखते समय नई स्टाइल की पर्शियन को यूज़ करते थे, जिसको सबक हिंदी बोला जाता है। ये उन्हीं की रचना है। उनकी जो सबसे फेमस किताब है वो है लैला मजनू। किताब और गज़ल के अलावा उन्होंने ऐतिहासिक मसनवीज़ लिखी, जो कि नरेटिव पोएम्स होती हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से सबसे प्रमुख है तुगलकनामा, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के बारे में बताती है, और क़ज़ाइन उल फुतूत, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर कब्जा किया, इसके बारे में बताती है। अमीर खुसरो की कविताओं की एक खास बात यह भी है कि उनकी कविताओं में देश प्रेम भी हमको देखने को मिलता है। आमिर खुसरो की बहुत सारी रचनाएं हिंदी में देखने को मिलती हैं, जो कि एक प्रकार की हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। अमीर खुसरो ने एक डिक्शनरी भी बनाई थी जिसका नाम है खलीक बाबरी। यहाँ पर हमको पर्शियन के और हिंदी के वर्ड देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो को फादर ऑफ कवाली यानी कि कवाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने ख्याल और तराना जैसे राग भी बनाए हैं। यहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सब हमको अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलते हैं, और अमीर खुसरो को ही सितार बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि अमीर खुसरो बहु प्रतिभाओं के धनी थे, इसलिए फ्रेंड्स उनको तूतीय हिंद यानी कि पैरेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। यहाँ पर हमने उनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख इतिहासकारों में से एक हैं। जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सेंचुरी के प्रमुख फारसी इतिहासकार हैं, यानी कि इन्होंने पर्शियन भाषा में लिखा है। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के समय पर दिल्ली के राज दरबार में थे, और बर्नी की दो प्रमुख रचनाएं हैं तारीख फिरोजशाही और फतवा जहानदारी। दोनों ही फारसी में लिखी गई हैं। तारीख फिरोजशाही के अंदर हमको दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट से लेकर फिरोज तुगलक के टाइम तक का इतिहास देखने को मिलता है, और फतवा जहानदारी में बर्नी इस बात को हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम शासक को, राजा को रूल करना चाहिए, शासन करना चाहिए। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब, तारीख फिरोजशाही और फतवा जहानदारी, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। इसको आपको नोट करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स इस बात को भी नोट करिएगा कि शम्स सिराज अफीफ, इन्होंने भी तारीख फिरोजशाही नाम की किताब लिखी थी, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बर्नी और शम्स सिराज अफीफ दोनों ही फिरोज तुगलक के दरबार में थे, और यहाँ पर शम्स सिराज अफीफ जो बर्नी की तारीख फिरोजशाही है उसको ही कंटिन्यू करते हैं, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखी, जिसको फुतुहत फिरोजशाही नाम से जाना जाता है, तो उसको भी जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसी समय की एक और इम्पोर्टेंट किताब है फ्रेंड्स, तारीख मुबारक शाही, जो कि लिखी गई है गुलाम यहा बिन अहमद द्वारा। यहाँ पर जो शम्स सिराज अफीफ और बर्नी की किताबों में हमको इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिखती है या फिर कुछ गैप्स दिखते हैं, उस गैप को भरने का काम ये किताब बखूबी करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है तारीख मुबारक शाही, जो लिखी गई है गुलाम यहा बिन अहमद द्वारा। इसको भी जरूर नोट करिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हम एक और इम्पोर्टेंट किताब देखते हैं जिसका नाम है तूतीनामा, बुक ऑफ द पैरेट। ये फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक के समय लिखी गई थी। ये संस्कृत पर आधारित थी और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। यहाँ पर इसको पर्शियन यानी कि फ़ारसी में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसके बाद इसको तुर्की भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाता है। बाद में इसको दूसरी यूरोपियन भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है तूतीनामा, बुक ऑफ द पैरेट। और तूतीनामा के लेखक है नक्शबी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। फिरोज तुगलक के समय हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्कृत बुक्स को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, खासकर ऐसी बुक्स जो मेडिसिन और म्यूज़िक पर आधारित थी। इसी समय फ्रेंड्स एक कश्मीर के बहुत ही फेमस राइटर हैं जैनुल आबिदीन। उन्होंने महाभारत
और कल्हाना की जो राज तरंगिणी है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था संस्कृत से, तो इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। जैनुल आबेदीन जो कश्मीर के हैं, उन्होंने 15वीं सेंचुरी में महाभारत और राज तरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया संस्कृत से। तुगलक वंश के समय ही हम देखते हैं कि मोरक्को से इब्न बतूता भारत आए थे। इब्न बतूता एक मुस्लिम विद्वान और यात्री थे और उन्होंने अरबी भाषा में किताब लिखी जिसका नाम है रिहाला, जो उनकी यात्रा का वर्णन करती है। यहाँ पर इस किताब के अंदर हमको सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन उस समय कैसा था भारत में, इसके बारे में पता चलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है रिहाला, जो लिखी गई इब्न बतूता जो मोरक्को से भारत आए थे। चलिए अब हम मुगल साम्राज्य के समय जो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बाबर के समय हम देखते हैं कि बाबर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखी, जिसको तुजुक बाबरी या फिर बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। ये तुर्की में लिखी गई है, ये बाबर की खुद की आत्मकथा है। बाबर के अलावा जहांगीर दूसरे मुगल शासक थे जिन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तुजुक बाबरी का फारसी अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा, इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। बाबर सबसे पहले शासक हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है भारत में, और यहाँ पर उन्होंने पहला बैटल ऑफ पानीपत जीता था 1526 ईडी में, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं शासन करते हैं। उनके समय की सबसे प्रमुख किताब है तारीख रशीदी, जो लिखी गई मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत द्वारा। इस किताब से हमको सेंट्रल एशिया की जो टर्क्स हैं उसकी जानकारी मिलती है और हुमायूं के शासनकाल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हुमायूं की बहन, जिनका नाम है गुलबदन बेगम, वो हुमायूं के बेटे अकबर के कहने पर एक किताब लिखती है जिसका नाम है हुमायूं नामा। ये किताब बेसिकली हुमायूं की बायोग्राफी है, यानी कि उनकी जीवनी है। इसको फारसी भाषा में लिखा गया है, उन्हीं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा। लिखवाई किसने? तो अकबर जो उनके बेटे हैं, उनके कहने पर गुलबदन बेगम ने इस किताब को लिखा था। आइए अब बात करते हैं हुमायूं के बेटे अकबर की। इनके शासनकाल में हमको प्रसिद्ध इतिहासकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हैं अबुल फजल, जिन्होंने दो प्रमुख किताबें लिखी हैं, आईन अकबरी और अकबरनामा। दोनों ही फारसी में लिखी गई हैं, दोनों ही अकबर के शासनकाल के बारे में बताती हैं। यहाँ पर अकबरनामा बेसिकली अकबर की पर्सनालिटी और उनकी पर्सनल लाइफ से डील करती है, और आईन अकबरी में हमको अकबर के शासनकाल का पूरा रिकॉर्ड देखने को मिलता है। अबुल फजल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बाइबल का फारसी ट्रांसलेशन भी किया था, इस पॉइंट को भी जरूर नोट करिएगा। इसके बाद जो दूसरे प्रमुख मुस्लिम इतिहासकार थे वो हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। इन्होंने तबक़त अकबरी लिखी थी। यहाँ पर इस किताब के अंदर हमको मुस्लिम शासकों के इतिहास के बारे में पता चलता है, और इस किताब में अकबर के कार्यकाल को भी कवर किया गया है। ये किताब अरबी और फारसी दोनों भाषा में हमको देखने को मिलती है। इनके बाद हम देखते हैं एक और फेमस इतिहासकार जिनका नाम है अब्द अल कादिर बदायूनी। इनकी फेमस किताब है मुंतखाब उत तवारिख, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर भी हमको भारत में किस तरह से मुगल इतिहास चालू होता है उसके बारे में पता चलता है, और इस किताब में हमको ये भी देखने को मिलता है कि बदायूनी अकबर की आलोचना करते हैं, खासकर जो अकबर की धर्म की नीति होती है जहाँ पर वो लिबरल और सेकुलर थॉट्स को प्रमोट करते हैं, उसकी यहाँ पर बदायूनी खुलकर आलोचना करते हैं। इसके अलावा बदायूनी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने महाभारत का ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद किया था। इन्होंने महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, जिसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में ही फैजी, जिन्होंने लीलावती जो कि भास्कर आचार्य की गणित पर किताब है उसका फारसी ट्रांसलेशन किया था, वो भी हमको अकबर के कार्यकाल में ही देखने को मिलते हैं। फैजी यहाँ पर अबुल फजल के भाई हैं, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इनके बाद हम देखते हैं हाजी इब्राहिम सरहिंदी, जिन्होंने अथर्ववेद का फारसी ट्रांसलेशन किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर नोट करिएगा। अकबर के समय ही फ्रेंड्स हम देखते हैं कि तारीख शेरशाही जो शेरशाह सूरी हैं उनके बारे में किताब लिखी गई। 1580 में ये किताब अब्बास खान सरवानी ने लिखी है फारसी भाषा में। ये शेरशाह सूरी जो सूरवंश के संस्थापक थे उनके बारे में हमको बताती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, यहाँ पर इस बात को नोट करिएगा कि शेरशाह सूरी पहले शासन कर चुके हैं, ये उनके मरण उपरांत किताब लिखी गई है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स एक और बहुत फेमस किताब है, वो है तारीख अकबरी, जिसको मुजफ्फरनामा के नाम से भी जाना जाता है। ये लिखी गई है मोहम्मद आरिफ कांधारी द्वारा। 16वीं सेंचुरी में इस किताब को लिखा गया है। ये किताब अकबर के बारे में और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद हम देखते हैं तारीख सलातिन अफगान। ये किताब फ्रेंड्स फारसी में लिखी गई है और ये लिखी गई है अहमद यादगार द्वारा। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किताब अफगान राजाओं के इतिहास के बारे में बताती है, खासकर दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश और शेरशाह सूरी का सूर वंश, उसके बारे में ये किताब हमको जानकारी देती है।
तारीख सलातिन अफ़गान जो लिखी गई अहमद यादगार द्वारा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं तारीख सिंध जो लिखी गई मीर मोहम्मद मासूम द्वारा। इसको फ्रेंड्स 1600 ईडी में लिखा गया है। ये किताब अरब आगमन से लेकर मुगल सम्राट अकबर तक के शासनकाल को कवर करती है। खासकर जो सिंध का क्षेत्र है जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में ये हमको बताती है। इसके बाद हम देखते हैं तज़किरात अल वक़ियात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि ये किताब हमको हुमायूं के बारे में बताती है। ये किताब अकबर के आदेश पर ही लिखी गई थी। इस किताब को 1587 एडी में फारसी भाषा में लिखा गया और इसके लेखक हैं जौहर अफ्ताबाची, इसको भी नोट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब तज़किरात अल वक़ियात। आइए फ्रेंड्स, अब हम जहांगीर के समय की इंपॉर्टेंट किताबों को देखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, जहांगीर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसको हम बोलते हैं तुजुक जहांगीरी। ये किताब फारसी में लिखी गई है। इसे जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और किताब जो जहांगीर पर आधारित है वो है माआसिरी ए जहांगीरी। ये फारसी में लिखी गई है कामगार खान द्वारा, जो जहांगीर के जीवन पर आधारित है। इसके बाद हम देखते हैं मखजान अफ़गानी जो लिखी गई निमत अल्लाह अल हरावी द्वारा। फ्रेंड्स, ये जहांगीर के दरबार में इतिहासकार थे। ये किताब 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक का जो अफगानिस्तान का इतिहास रहा है स्टार्टिंग से, उसको कवर करती है, इसलिए ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अब देखते हैं शाहजहाँ के समय पर कौन सी किताबें लिखी गई। शाहजहाँ के समय पर सबसे फेमस राइटर थे अब्दुल हमीद लाहौरी। इन्होंने पातशाहनामा किताब लिखी फारसी भाषा में। इस किताब में हमको शाहजहाँ के शासन के 20 साल का इतिहास देखने को मिलता है। पातशाहनामा को बादशाहनामा किताब के नाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं शाहजहाँनामा, जो कि इनायत खान द्वारा लिखी गई। ये किताब भी शाहजहाँ के बारे में बात करती है। इसकी खासियत ये है कि ये उर्दू में लिखी गई है। आइए अब बात करते हैं औरंगज़ेब के समय की। औरंगज़ेब के समय खफ़ी खान सबसे इम्पॉर्टेंट इतिहासकार हैं। यहाँ पर खफ़ी खान की खासियत ये है कि ये औरंगज़ेब से लेकर फ़र्रुखशियार जो मुग़ल सम्राट रहे उनके शासनकाल को कवर करते हैं। खफ़ी खान द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है मुंतखाब अल लुबाब। ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है और इस किताब में हमको बाबर से लेकर महमूद शाह तक का इतिहास देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि औरंगज़ेब के शासनकाल पर एक और बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है मसिर ए आलमगीरी। ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है साखी मुश्ताक खान द्वारा। फिर ज़फ़रनामा हमको देखने को मिलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स ये बेसिकली एक लेटर है, पत्र है जो लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 705 एडी में। यहाँ पर यह पत्र औरंगज़ेब को लिखा गया था फारसी भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं फुतूहत ए आलमगीरी के बारे में जो कि ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई। ये भी औरंगज़ेब के शासनकाल को कवर करती है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नुस्खा ए दिल कुशा जो कि भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा लिखी गई है फारसी भाषा में। ये भी औरंगज़ेब के काल को कवर करती है। फिर हम देखते हैं कुलासत उल तवारिक जो कि सुजान राय द्वारा लिखी गई है। फिर फ्रेंड्स लास्ट में हम देखते हैं आलमगीर नामा जो लिखी गई मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम द्वारा फारसी भाषा में। ये मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के बारे में बात करती है। तो ये सब किताबें थी औरंगज़ेब के समय की। आइए अब हम बात करते हैं औरंगज़ेब के बड़े भाई दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह ने काफ़ी किताबें लिखी जिसमें से सबसे प्रमुख है मुजमा उल बहरैन द मैंगलिंग ऑफ टू ओशियंस, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इस किताब में दारा शिकोह हिंदू धर्म और इस्लामिक धर्म के बीच में जो सामाजिक और धार्मिक समानताएं हैं उसको हाईलाइट करते हैं। दारा शिकोह की एक और महत्वपूर्ण रचना है सिर ए अकबर, ग्रेट मिस्ट्री नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं सफ़ीनत अल औलिया दारा शिकोह द्वारा लिखी गई है। ये भी एक फ़ारसी किताब है। यहाँ पर दारा शिकोह सूफ़ी संतों और उनके आध्यात्मिक उपदेशों के बारे में हमको बताते हैं। इसके अलावा दारा शिकोह ने रिसाला ए हक नुमा भी लिखा है, द कंपस ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पर वो ट्रूथ के बारे में, सच के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं जो कि दारा शिकोह ने लिखी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मध्यकालीन भारत की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस कर लिया है, उनके ऑथर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। साथ में यहाँ पर हम नए क्वेश्चंस को भी देखेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स में आने की। आइए अब बात करते हैं अब्दुल मलिक इसामी की, जिनकी फेमस किताब है फुतुत उस सलातिन। ये किताब भी फारसी में लिखी गई है। ये 14वीं सेंचुरी के इतिहासकार थे। इनको संरक्षण दिया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जो कि बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे। इस किताब के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किताब को शाहनामा-ए हिंद कहा जाता है। शाहनामा फिरदौसी की किताब है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उस किताब की तरह ये किताब भी मुस्लिम शासन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है 14वीं सेंचुरी तक, इसलिए फ्रेंड्स इसको शाहनामा-ए हिंद कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है
फुतुत उस सलातिन जो लिखी गई अब्दुल मलिक इसामी द्वारा, इसको शाहनामाए हिंद कहा जाता है। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं तारीख फरिश्ता जो लिखी गई है 1612 में, फारसी भाषा में ये भी लिखी गई है। इसके लेखक हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता। ये जो किताब है ये दक्कन स्टेट्स पर नज़र डालती है और उनके इतिहास के बारे में बताती है। ये किताब गुलशन इब्राहिमी नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस किताब को इब्राहिम आदिल शाह के समय लिखा गया था, उनको डेडिकेट किया गया था, इसलिए इसको गुलशन इब्राहिमी नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, तारीख फरिश्ता लिखी गई मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा, इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए अब बात करते हैं खुर्शीद द्वारा लिखी गई तारीख कुतबी की। इस किताब को तारीख इल्चिए निज़ाम शाह नाम से भी जाना जाता है। इसको 1628 AD में लिखा गया था। ये किताब मुस्लिम शासकों के बारे में बात करती है, मगर इस किताब की इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुर्शीद जो गोलकुंडा के शासकों के संरक्षण में थे उस समय पर ये किताब लिखी गई, मगर ये किताब गोलकुंडा के शासकों के बारे में या फिर उसके इतिहास के बारे में बात नहीं करती है। तो खुर्शीद की फेमस किताब तारीख कुतबी, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अहमदनगर के सैयद अली तबातबा, जिन्होंने किताब लिखी कुरान मतीर। फ्रेंड्स, ये जो किताब है ये भी दक्कन स्टेट्स के बारे में बात करती है, खासकर जो बहामनी साम्राज्य के बाद दक्कन स्टेट्स बनते हैं उसके बारे में ये बात करती है, उनके इतिहास को ही कवर करती है। तो यहाँ पर नोट करिएगा सैयद अली तबातबा की किताब कुरान मतीर। फिर हम देखते हैं मिराट अहमदी जो लिखी गई 1750 AD में अली मोहम्मद खान द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो किताब है ये जो गुजरात में हमको मुस्लिम शासन देखने को मिलता है उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था जेम्स बर्ड द्वारा, इसको भी नोट करिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम कन्नड़ साहित्य पर नज़र डालते हैं। कन्नड़ साहित्य फ्रेंड्स इस समय पर काफ़ी डेवलप हुआ और यहाँ पर कन्नड़ साहित्य के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले जैन विद्वानों ने प्रवेश किया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धर्मनाथ पुराण लिखी गई माधव द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कवि राजा मार्ग जो लिखी गई अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा, जो बहुत ही फेमस किताब है कन्नड़ भाषा की। यहाँ पर अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट साम्राज्य के राजा थे, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। कवि राजा मार्ग के अलावा अमोघ वर्ष प्रथम ने प्रश्न उत्तर मल्लिका भी लिखी है संस्कृत भाषा में, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नरहरि की तोरवे रामायण जो कि रामायण से प्रेरित है। यहाँ पर हमको जैमिनी भरत जो लिखी गई लक्ष्य मिश्र द्वारा, इसको भी नोट करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कन्नड़ साहित्य के 3 रत्नों की, पंपा, पूना, राणा। इन तीनों को कन्नड़ साहित्य के 3 रत्नों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पंपा की प्रसिद्ध किताब है आदि पुराण जो कि चंपू शैली में लिखी गई है। पूना की यहाँ पर फेमस किताब है शांति पुराण और राणा की फेमस किताब है अजीत पुराण। इसके अलावा यहाँ पर पंपा ने विक्रम अर्जुन विजय ये फेमस किताब भी लिखी है जो कि बेसिकली महाभारत का कन्नड़ स्वरूप है। ये चालुक्य राज के अरिकेसरी राजा के दरबार में थे, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अलासानी बेदना की, जिनको आंध्र कविताओं के पितामह के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपना योगदान तेलुगु साहित्य में दिया है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं मनु चरित्रम, हरिकथा सारम और पद्म पुराणम। इसके बाद हम देखते हैं राम राजा भूषण को, जिनकी फेमस किताब है वासु चरित्रम। इसके अलावा उन्होंने नरसा भूपाल्या मनु और हरिश्चंद्र नलोपाख्यानमु भी लिखी है। इसके अलावा तेलुगु साहित्य के एक और प्रसिद्ध कवि हैं नंदी तमाना, जिनकी फेमस किताब है परिजातप हरणम। फिर हम देखते हैं तेनाली रामकृष्ण की पांडुरंग महत्तम। ये भी तेलुगु साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। विजयनगर साम्राज्य का जो समय था उस समय हम देखते हैं कृष्णदेव राय और कृष्ण राय के समय को तेलुगु साहित्य के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कृष्णदेव राय ने खुद तेलुगु साहित्य में एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुक्त मल्यादा। इसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने कन्नड़ भाषा में रायना दिनाचरी भी लिखी है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। संस्कृत भाषा में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जम्बावती कल्याणम। इसके अलावा फ्रेंड्स मदलसा चरित्र, सत्यवधु परिणय और रसमंजरी भी प्रमुख रचनाएं हैं कृष्णदेव राय की। आइए तेलुगु साहित्य के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नन्या भट्टारक को तेलुगु के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। राजशेखर चरित्र लिखी गई है मध्यागिरी मलनाना द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं राम अभ्युदयमु लिखी गई है अलारजू रामभद्रु द्वारा। लास्ट ऑफ फ्रेंड्स हम देखते हैं उत्तर हरिवंशम लिखी गई है नचना सोमनाथ द्वारा, इनको भी नोट करिएगा। तेलुगु साहित्य की एक और फेमस किताब है मधुर विजयम जो लिखी गई है गंगा देवी द्वारा, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए अब हम मलयालम साहित्य के बारे में बात करते हैं। एजुथाचन को मलयालम साहित्य का जनक माना जाता है। इनके नाम पर केरला सरकार हर साल साहित्य में अवार्ड भी देती है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। फिर हम देखते हैं कोक संडिसम और भास कौटिल्य मलयालम भाषा की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और लास्ट में हम देखते हैं रामचरितम जो लिखी गई है
चिरामन द्वारा 12th सेंचुरी में मलयालम भाषा में। आइए अब हम बात करते हैं तमिल साहित्य की। तमिल साहित्य की यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बुक है पेरियर पुराणम, जो लिखी गई है सेक्की झाड़ द्वारा। इस किताब के अंदर हमको नयनार संतों के भजन देखने को मिलते हैं, कविताएं देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर नयनार संत जो होते हैं वो शिव जी की पूजन करते हैं। पेरियार पुराण को तमिल में 5वां वेद भी माना जाता है, तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए अब हम कुछ हिंदी और अवधी भाषा की इंपॉर्टेंट किताबों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पद्मावत, जो लिखी गई मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। इसको अवधी भाषा में लिखा गया है 1540 AD में। इस किताब में ही हमको रानी पद्मावती की कहानी देखने को मिलती है और इस किताब में ही खिलजी आक्रमण के बारे में भी बताया गया है। आइए अब बात करते हैं तुलसीदास जी की, जिन्होंने लिखी है रामचरितमानस। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका भी लिखी है, जो कि अवधी भाषा में। विनय पत्रिका में हमको दार्शनिक बातें देखने को मिलती हैं, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तुलसीदास जी की तरह ही और भी भक्ति संतों ने अवधी और लोकल लैंग्वेजेस में लिखना चालू करा। यहाँ पर हमको कबीर दास जी के दोहे देखने को मिलते हैं और उन दोहों में उनकी लिखने की एक अलग ही कला देखने को मिलती है, जिसको उलटबाजी कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक और फेमस किताब है सुर सागर, जो लिखी गई सूरदास जी द्वारा। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात को नोट करिएगा कि ये भी भक्ति संत थे और सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में बताया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि अबुल फजल के रिकॉर्ड्स में ये देखने को मिलता है कि सूरदास अकबर के दरबार में एज अ सिंगर नियुक्त थे। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम ये भी देखते हैं कि सूफी पोइट्स ने भी अवधी भाषा को अपनाया, जैसे कि मौलाना दौत ने चंद्रयान लिखी, कुतुबन ने मिर्गावती की रचना करी। उसके अलावा फ्रेंड्स, हम देखते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना ने रहीम सतसाई लिखी, जो कि दोहों का संकलन है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमको हिंदी में भी काफ़ी रचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि रस खान, जो कि मुस्लिम थे मगर वो भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने किताब लिखी प्रेम वाटिका, इसको भी नोट करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं बिहारी लाल चौबे की बिहारी सतसाई, जो कि हिंदी में लिखी गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स, सुंदरा, जो कि एक ब्राह्मण थे ग्वालियर के, उन्होंने भी एक फेमस किताब लिखी है सुंदरा सिंघार, इसको भी नोट करिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, नाभाजी की भी एक फेमस किताब है भक्तमल, जहाँ पर हमको भगवान राम और भगवान कृष्ण के जो अनुयायी हैं, उनके जो संत हैं, उनके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाभाजी की भक्तमल को भी नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। लास्ट में फ्रेंड्स, हम बात करते हैं केशवदास जी की, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। आइए उनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। रतन भावनी, जो फ्रेंड्स उन्होंने रतन सेन की प्रशंसा में लिखी। फिर हम देखते हैं रसिक प्रिया, जो उन्होंने 1648 में लिखी। फिर हम देखते हैं रामचंद्रिका, जो कि एक महाकाव्य है, जिसके अंदर हमको भगवान राम की कथा देखने को मिलती है। और रामचंद्रिका केशवदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। कवि प्रिया भी लिखी है, जहाँ पर कविता किस तरह से लिखी जाती है इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। छंदमाला भी उन्होंने लिखी है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, उन्होंने वीर देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका भी लिखी है, जो उनकी अंतिम रचना है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा का लेखक कौन था। फ्रेंड्स, शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, इसको हमने डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन है, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखी है। तो यहाँ पर सही आंसर है डी, गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन थी, जिन्होंने हुमायूं के बारे में किताब लिखी, हुमायूं नामा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। तो यहाँ पर सही आंसर है रजमनामा। ये शीर्षक है महाभारत का फारसी अनुवाद में। और यहाँ पर फ्रेंड्स, जो महाभारत का अनुवाद है वो किया गया था फैजी द्वारा। यहाँ पर अकबर ने आदेश दिए थे कि महाभारत का अनुवाद करना है पर्शियन में, यानी कि फारसी में। उसके बाद यहाँ पर महाभारत का अनुवाद होता है, जिसको आज हम रज़्मनामा नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक हैं। फ्रेंड्स, आईने अकबरी के लेखक हम सभी जानते हैं अबुल फजल है, तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अबुल फजल की रचना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर से आंसर है सी, अकबरनामा। अगला क्वेश्चन है, तबाकत अकबरी किसने लिखी है। फ्रेंड्स, ये किताब निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है, इसको हमने डिस्कस किया है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है। फ्रेंड्स, बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम है तुजुक बाबरी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। हुमायूं पर जो किताब है हुमायूं नामा, वो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, तो उसको आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं तारीख शेर शाही, जो लिखी गई थी अब्बास खान शेरवानी द्वारा। और तबाकत अकबरी लिखी गई थी निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है ए, बाबर द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा तुजुक बाबरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए,
केशव, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तूतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये उपाधि अमीर खुसरो को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है तारीख की फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स तारीख की फिरोजशाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मुंतखाब उत तवारिख पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है अब्द अल कदर बदायूनी द्वारा। तो फ्रेंड्स बदायूनी की बहुत ही फेमस किताब है मुंतखाब उत तवारिख, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तारीख अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है मोहम्मद आरिफ कांधारी द्वारा। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुझू के जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पातशाहनामा पुस्तक में किसके शासन का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक में शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया गया है और पातशाहनामा किताब के लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ए। शाहजहां के शासनकाल में वो इतिहासकार थे और उन्होंने किताब लिखी थी पातशाहनामा, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है जफरनामा पत्र औरंगजेब के लिए किसने लिखा था? जफरनामा पत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था औरंगजेब को। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमार्जुन विजय किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है आदि कवि पंपा द्वारा। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अमुक्त मर्यादा पुस्तक कृष्णदेव राय ने किस भाषा में लिखी है? ये किताब कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, यहाँ से आपको जरूर एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सफीनत अल औलिया किसकी रचना है? ये रचना दारा शिकोह की है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी दारा शिकोह। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा कौन सी प्रसिद्ध किताब लिखी गई है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट किताबें, ऑथर्स और उनके बारे में जो भी प्रमुख जानकारी जहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले सेशन में हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट बुक्स को और ऑथर्स को डिस्कस करेंगे। और अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के वीडियो सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।